Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. राधे राधे. Good afternoon. Very good afternoon. राधे राधे. जय महाकाल. जय महाकाल. जय महाकाल. देखिए, क्लास नहीं, अगर शेड्यूल नहीं है तो समझ जाइए क्लास नहीं है. अगर क्लास शेड्यूल नहीं है, अगर क्लास शेड्यूल नहीं की हुई है, आप अपने कोर्स में जाइए, वहां देखिए क्लास शेड्यूल नहीं है तो समझ जाइए क्लास आज नहीं है. अब क्लास क्यों नहीं है, उसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, और ना तो ये मैं आपको बताने में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपको ये आप जानने में इंटरेस्टेड होने चाहिए कि क्यों नहीं है. जरूर कोई ना कोई कारण ही हुआ होगा. अगर शेड्यूल नहीं है तो कोई ना कोई कारण हुआ होगा. तो बस यही समझ लीजिए, कोई कारण था तो क्लास नहीं हुई. आज 2 क्लास हो रही है ना. तो जब भी क्लास शेड्यूल नहीं है तो समझ जाइए क्लास नहीं होगी. शेड्यूल है मतलब क्लास होगी. बस एकदम सिंपल है. जय बागेश्वर धाम. है ना. चलो आ जाओ, सवाल शुरू करते हैं. तो बीजगणित पे हमने जो सवाल कर लिए, तो हमने 160 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 161. क्वेश्चन नंबर 161. आ जाओ. क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है ना. आज 4-5 सवाल और करेंगे वो एज वाले. फिर उसके बाद में हम करेंगे युगपत रेखिक समीकरण के सवाल. मतलब कब हल विद्यमान है, कब हल विद्यमान नहीं है. इस टाइप के जो सवाल हैं, जो बड़े अच्छे सवाल होते हैं, इस टाइप के सवाल आगे करेंगे. अभी तो वो कल जो लास्ट टाइम हमने आयु वाले सवाल कर रहे थे, उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और 4-5 सवाल ट्राई करते हैं, और उसके बाद फिर उनको ट्राई करेंगे. ठीक है. चलो आ जाओ. क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है. माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है. पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है. पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. आ जाओ, लगाओ जल्दी से. पिता की आयु. पिता की आयु पी फॉर पिता. पिता को पी मान लो. देखिए, मैंने पहले ही क्लास जब शुरू की थी, तब मैंने आपको, जब कोर्स शुरू किया था, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको लेके थोड़ा सा सीरियस मत लीजिएगा, भर्ती को लेके. क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग कह रहे थे कि वो वहाँ पे डेट डाल दी है सर. और मैंने उस समय कहा था कि ये डेटें बहुत आती जाती रहती है, इनको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा. और फिर यही हुआ. वहाँ पे अभी ये लिख दिया गया कि ये अस्थायी तारीख है ना. वहाँ पे ये लिख दिया गया ये अस्थायी तारीख है. तो एग्जाम, जो चीजें होती है ना, जब एग्जाम करवाने होते हैं तो उनकी थोड़ी प्रवृत्ति अलग होती है. तो ये शायद चुनावी, जब चुनाव के आसपास जब कुछ होता है ना, तो ज्यादातर चुनावी स्टंट ही होता है.
चुनाव के आसपास जब भी कुछ हो रहा होता है तो वो बहुत कम चीज है कि वो रियलिटी में चेंज होगा। तो ये हमारी जो खबर थी वो चुनाव के आसपास की थी। चुनाव से पहले जब हमने फर्स्ट टाइम कोर्स किया था तब मैंने कहा था कि देखो चुनाव से पहले पहले अगर परीक्षाएं हो गई तो सब कुछ बढ़िया है, और चुनाव तक नहीं हुई तो फिर ये समझिए कि मामला पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा, फिर पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। यही होना था, वही हुआ। संभव था कि यह है कि अब अब हम जल्दी से उम्मीद नहीं कर सकते कि जल्दी से वैकेंसी की कोई उनकी जल्दबाजी है। क्या जल्दबाजी है? वो क्यों जल्दबाजी करेंगे, है ना? अब चुनाव चले गए, अब वो जल्दबाजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बस आप अपना पढ़िए, अपनी पढ़ाई को पूरा करिए, ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ते रहिए, भर्ती होगी, ये बात सच है। ठीक है ना? बस ये है कि अपना कोर्स आप कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना? हमने इससे पहले भी ये कहा था, लास्ट टाइम भी हमने 4 बार कोर्स कराया था, इस बार एक बार और कोर्स करवा देंगे, टोटल 5 बार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, पुनरावृत्ति करते रहिए। तो पिता की आयु मान लेते हैं P है, माता की आयु M मान लेते हैं, और पिता जो है वो माता से 5 साल बड़े हैं। तो P जो है वो माता से 5 साल बड़ा है, तो P बराबर है M+5। P बराबर M+5। अब आगे कह रहा है कि जो माँ की वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री को D कह देते हैं, D फॉर डॉटर हो जाएगा। तो पुत्री जो है वो 3 गुना, माता जो है वो पुत्री से 3 गुना है, जो M है वो पुत्री से 3 गुना है, तो M बराबर 3D। आगे चले तो आगे ये कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, वो 12 वर्ष की है, जो बेटी है वो 12 वर्ष की है, तो D 12 की होगी। अगर D 12 की होगी तो M बराबर 36 हो गया। माता 36 की होगी, अगर माता 36 की होगी जो तो पिता है वो उससे भी 5 साल बड़े हैं, तो 36 + 5 पिता 41 के हो गए। अब ये क्वेश्चन पूछे कि जो पुत्री है उसके जन्म के समय पिता कितने थे। तो पुत्री 12 साल की हो गई है, तो इसका मतलब उसका जन्म 12 साल पहले हुआ था, तो 12 साल पहले पिता की आयु निकालनी है। 12 वर्ष पहले पिता की आयु, 12 वर्ष पहले पिता की आयु, 41 - 12 यानी 29। अभी 12 साल पहले पिता 29 वर्ष के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रथिन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है। रथिन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो रथिन को x मान लेते हैं, रथिन को r मान लेते हैं। तो रथिन की 16 वर्ष हो गई, तो r बराबर 16 हो गया, ताकि याद भी रह जाएगा r से रथिन। उसका जो भाई है, चचेरा भाई, उसकी वर्तमान आयु 7 वर्ष है। चचेरे भाई को कजन मान लेते हैं, ये 7 साल का हो गया। सी जो है वो 7 साल का है। कितने वर्षों बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों बाद, कितने साल बाद ऐसा होगा, पता नहीं। मान लेते हैं x साल बाद ये होने वाला है। x साल बाद रतिन कितने का हो जाएगा? 16 + x का हो जाएगा,
और उसका चचेरा भाई हो जाएगा 7 + x का, क्योंकि 7 का तो ये अभी है ही है। x साल बाद वो 16 + x का हो जाएगा और वो 7 + x का हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने चचेरे भाई से 1.5 गुना हो जाए, तो 16 + x जो है वो 1.5 गुना हो अपने चचेरे भाई की उम्र से, 7 + x का 1.5 गुना। ठीक है, सही है। 16 दूनी 32 + 2x, x बराबर 11। 11 साल बाद ऐसा होगा, 11 साल बाद ऐसा होगा। ठीक है, देखो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको ये कोई जवाब दे दूं कि भर्ती कब तक आएगी, तो ये कोई नहीं दे सकता। ये कोई नहीं दे सकता। आपको क्या लगता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना होगा? वो क्या जानता होगा कि कहाँ किसके दिमाग में क्या चल रहा है? बस वो जो एक जनरल अवेयरनेस होती है उसके आधार पे वो अपना आंसर दे रहा होगा कि भाई अब सरकार की प्रायोरिटी में थोड़ा बहुत ये चीजें डिले हो जाएगी, कि भाई अभी क्यों भर्ती दें, क्यों अभी करें, अब तो चुनाव भी हो चुके हैं, अब तो लोकसभा चुनाव भी हो गए हैं, तो वो जल्दबाजी वाला मूड नहीं दिखेगा। हाँ, फिर भी अगर मान लो कोई सरकार अपने आप को बेहतर बनाना चाहती है, सोचते नहीं हमें समय टू समय चलना चाहिए, तो फिर बात अलग है कि वो वैकेंसी के बारे में सोचेगी। वरना चुनाव हो गए हैं तो जल्दबाजी किसी को भी नहीं है अब। जो जल्दबाजी थी वो खत्म हो गई। जब जल्दबाजी थी तो फटाफट हुआ था, देखो पीछे मुड़ के, पटवारी की भर्ती जल्दी से हुई थी, वर्ग 1 की जल्दी से हुई थी, प्री भी आपका भी जल्दी हुआ था। अब तो धीमापन वो नजर आना ही आना था, क्योंकि चुनाव हो गए हैं। तो अब वो उम्मीद करेगी उस समय वाली वो भाग दौड़ अब आपको यहाँ दिखेगी, तो वो अब नहीं दिखेगी। हाँ, और ये बात कन्फर्म है जो मैंने शुरू में भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, आज नहीं तो कल भर्ती आएगी, ये कन्फर्म है। अभी कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। देखो जब भी आए आएगी भर्ती, बस इतना एक सच है। इसके अलावा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है सरकार की ये आ जाएगी, बोला अगस्त में क्यों, जुलाई में करवा देंगे हम, तो करवा दे। सरकार है, 15 दिन में करवा सकती है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो 1 महीने में होता है, इन लोगों ने 7 दिन में करवा दिया। वो डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके विचार के ऊपर कि भी आप क्या चाहते हैं, आप किस टाइप के हैं। और होंगे तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। सरकारें हैं, कहीं पेपर आउट हो मानते हैं, कई बार नहीं मानते, बोला नहीं मानेंगे, कई जगह मान लेते हैं। वही बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में पेपर आउट मान लेती है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मानती। मध्य प्रदेश में सेम चीजें होती है, वो नहीं मानती। केंद्र में नहीं मानती, स्टेटों में मान लेती है जहाँ पे विपक्ष आता है। तो बहुत कुछ है जो अभी हमारे बस की बात नहीं है इनके बारे में इतना सोचना। हमारा काम है तैयारी करना और करवाना। तो आप लोग उसी में रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा, बजाय कयासों में। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। क्या टाइम लगता है भर्ती करवाने में, कितना एक मिनिमम समय है। और अब तो ऑनलाइन की वजह से वो भी कम हो गया। अब तो ऑनलाइन की वजह से कम हो गया। तो अगर करवाना चाहेंगे तब तो चुटकियों में हो जाएगी, और नहीं करवाना चाहेंगे तो बहाने बहुत है। फिर बहानों की कमी नहीं है। आज से 2 वर्ष बाद एक आदमी की आयु, यानी आज से आदमी की आयु मान लेते x साल है, और आज से 2 वर्ष बाद वो 2 साल और बड़ा हो जाएगा, यानी x + 2 का हो जाएगा वो व्यक्ति। अपने बेटे की आयु y मान लेते हैं, 2 साल बाद ये भी y + 2 का हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु ले रहे हैं अभी हम, इनकी वर्तमान आयु ले रहे हैं। बेटे की तो y ले ली और पिता की जो है वो x ले ली। 2 साल बाद ये x + 2 का हो जाएगा, वो y + 2 हो जाएगा। अब इनमें क्या संबंध है? 4 गुने का संबंध है। x + 2 जो है वो 4 गुना है y + 2 का।
x माइनस 4y बराबर 6, इक्वेशन 1 बन गई। उसके 4 वर्ष बाद आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 4 वर्ष बाद, उसके 4 वर्ष बाद यानी उसके लिए किसके। अब यहां पे थोड़ा सा मामला फंस गया। आज से 2 वर्ष बाद उसके, यानी 2 साल के बाद 4 साल, या सीधे 4 साल, सीधे 4 साल बाद, या उसके मतलब 2 साल बाद फिर 4 साल बाद, यानी टोटल हो गए 6 साल। क्या उसकी बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज अधूरा है। आगे आ जाता है, अपने बेटे की आयु के 4 गुना हो जाएगी तथा उसके 4 वर्ष बाद, मतलब वो जो हो चुका है उसके 4 साल बाद, यानी टोटल 6 साल हो गए। एक तो जो उम्र थी 2 साल, फिर 2 साल के बाद 4 साल। देखते हैं, नहीं ठीक हुआ तो फिर बाद में बदल लेंगे, तिगनी हो जाएगी, मतलब 6 गुना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। x प्लस 6 बराबर 3 गुना है y प्लस 6, है ना। यहाँ पे ये थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसलिए 4 है या 3 है। हाँ, तो हो सकता है 2 साल के बाद 4 साल, क्योंकि ये लिखा हुआ है उसके, उसके का शब्द का मतलब यहाँ पे फिर होगा कि वो जो 2 साल बाद वाली जो उम्र है उस उम्र के 4 साल और, तो x प्लस 2 प्लस 4 जो कि x प्लस 6 हो जाएंगे, और ये भी y प्लस 6 हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया। x माइनस 3y बराबर 12, ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 व 2 को घटाने पर ये कट गए, -6 y बराबर 6, और y बराबर 6 रखने पर 24 और 36, ये 30 का है और वो 6 का है। अच्छा, आगे और चलवाया, कितने वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी, दुगनी करनी है। अभी ये 30 साल का है और वो 6 साल का है, तो मान लेते हैं कि के साल बाद ये 30 प्लस के का हो जाएगा और वो 6 प्लस के का हो जाएगा, वो 30 प्लस के का हो जाएगा और वो 6 प्लस के का हो जाएगा, मान लेते हैं के साल बाद ऐसा होगा। तो आज वो 30 का है और आज ये 6 का है, तो वो 30 प्लस के हो गया और वो 6 प्लस के हो गया। अब आगे क्या करवा रहा है, दुगनी कब हो जाएगी, तो 30 प्लस के कब दुगना हो जाएगा, 6 प्लस के का, तो ये हो गया 30 प्लस के 18 साल बाद, 18 साल बाद ऐसा होगा। सवाल बढ़िया था, कई चीजें घुमा के डाली गई थी, है ना, कई चीजें अच्छे से बढ़िया तरीके से डाली हुई थी, मतलब कुछ क्वेश्चन को, वो जो 6 साल वाला था वो भी बहुत अच्छा पेज था इसके अंदर, कि उसके 4 वर्ष बाद, उसके 4 वर्ष बाद, मतलब 2-2 साल वाला फिर 4 साल। अगला, वर्तमान में ब्रेटिन की उम्र
अच्छा, रिपीट हो गया ना, बस नाम बदल दिया खाली ना, मोटा मोटी वही सवाल है। ये 18 वर्ष का है, चचेरा भाई 7 साल का है, कितने साल बाद 1.5 गुना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि x वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा, ये 18 प्लस एक्स का हो जाएगा, वो 7 प्लस एक्स का हो जाएगा, और ये 1.5 गुना हो जाएगा। है ना? तो दोनों की उम्र में x की उम्र बढ़ जाएगी, 18 प्लस एक्स हो जाएगा, वो 7 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 1.5 गुना है, तो ये 18 प्लस एक्स, 1.5 गुना यानी 3/2, और ये हो गया आपका 7 प्लस एक्स। 2 से वज्र गुणा कर दो, 18 दूनी 36 प्लस 2x बराबर 7 या 21 प्लस 3x। x एक तरफ कर दो, ये आपका 15 आ गया, और x बराबर 15, ये आंसर हो गया। हाँ बस, और क्या कर भी क्या सकता है इन सवालों में, कोई में 2 वर्ष आगे ले जाएगा और कोई में 4 वर्ष पीछे ले जाएगा, एक फिक्स टाइप के सवाल है ये। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है? ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है? ये भी छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। ए की आयु ए मान लो, बी की आयु बी मान लो, तो ए और बी की कुल आयु होगी ए प्लस बी, ये होगी ए और बी की कुल आयु। उसके बाद में होगी बी और सी की कुल आयु, वो होगी बी प्लस सी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए प्लस बी की कुल आयु बी प्लस सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, मतलब 12 ज्यादा है। तो ए प्लस बी प्लस सी से 12 अधिक है, +12। अब इनको एक तरफ ले आओ, ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी बराबर 12। बी से बी कट गया, ए में से सी गया तो 12 आया, मतलब ए की उम्र में से सी की उम्र को घटा रहे हो तो आपको 12 मिल रहा है। ए में से सी घटाने पर 12 मिल रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? ए बड़ा हुआ, क्योंकि बड़े में से ही छोटा घटाते हैं तभी प्लस का आता है। तो ए में से सी घटाया 12 आ रहा है, मतलब 12 साल का अंतर है ना? अगर मैं सी को उधर ले जाऊं तो इसका मतलब ए जो है वो सी से 12 साल बड़ा है ना? ए जो है वो सी से कितने साल बड़ा है? 12 साल बड़ा है। तो बड़ा कौन हुआ? ए। छोटा कौन हुआ फिर? सी। क्वेश्चन ने पूछा छोटा कौन है, तो छोटा है सी। और कितने साल? 12 साल। 12 साल छोटा है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल, जिनमें है युगपत रेखिक समीकरण। युगपत रेखिक समीकरण। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन।
अगर मान लो हमारे पास दो समीकरण है और दोनों ही रेखिक है, जैसे a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरी है a2x, ये दोनों ही समीकरण रेखिक है। रेखिक इसलिए होती है कि इन पे जो अज्ञात है, मतलब इन समीकरण में जो अज्ञात है वो है x और y। x और y का मान हम निकालते हैं, x और y अज्ञात होते हैं और बाकी सब गुणांक होते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये गुणांक है। जैसे ये पहले वाले समीकरण में x का गुणांक, ये पहले वाले समीकरण में y का गुणांक, और ये अचर पद, ये दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक, ये दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक, और ये अचर पद। तो ये गुणांक होते हैं और ये x और y अज्ञात होते हैं। अज्ञात मतलब जिनका मान हमें पता नहीं है और वो इन समीकरण को सॉल्व करके निकालना है, x और y का मान। रेखिक इसलिए कि यहाँ पे x और y जो अज्ञात राशि है उनकी पावर एक है। x और y जो अज्ञात राशि है उन पे पावर देखें तो इनकी घात एक है, क्योंकि एक घात से ऊपर होती है तो द्विघात हो जाता है, फिर वो द्विघात समीकरण बन जाती है, फिर त्रिघात। फिलहाल एक घात है, एक घात को आप रेखिक कहते हैं। रेखिक वर्ड यूज होता है एक घात के लिए। जो अज्ञात राशियां हैं जिनका मान ज्ञात करना है उनके ऊपर एक घात होना रेखिक कहलाता है। युगपत इसलिए कहा गया जोड़े में है। देखो दो समीकरण है तो समीकरणों का जोड़ा बना है, मतलब युग्म बना है, एक साथ आइए, दो समीकरण एक साथ आइए, एक साथ आइए है ना, जोड़ा बोल दो या एक साथ बोल दो। ठीक है, अब इनको हल करना है। इनको जब हम हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, तो तीन प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। इनको जब आप हल करोगे तो तीन प्रकार की परिस्थितियां संभव है जब आप इनका उत्तर निकालने की कोशिश करोगे, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई का मान। जब आप एक्स और वाई का मान निकालने जाओगे तो आपको तीन संभावनाएं दिखाई देंगी। नंबर एक, हो सकता है कि इनका एक ही एक्स का मान है, एक ही वाई का मान है। एक्स का मान एक नहीं है, मतलब एक्स और वाई के जो आंसर है वो एक्स का एक इकलौता मान आएगा, वाई का भी इकलौता मान आएगा, मतलब अद्वितीय हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन जो भी आएगा, एक एक्स का मान मिलेगा और एक वाई का मान, एक एक ही मान आएंगे, दोनों के एक एक मान आएंगे, एक एक्स का मान एक वाई का मान। दूसरा हो सकता है अनंत हल, मतलब उत्तर आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, एक्स के और वाई के अनंत उत्तर आ रहे हैं, उत्तर आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं, इसे कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब उत्तरों की बाढ़ है। तीसरा केस हो सकता है कोई हल नहीं, कोई उत्तर आए ही नहीं, नो सॉल्यूशन, ना कोई एक्स का मान आ रहा है ना कोई वाई का मान आ रहा है, नो सॉल्यूशन। ये तीन में से कोई ना कोई एक परिस्थिति इन सवाल पे लागू होगी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक जरूर होगा, या तो इकलौते उत्तर होंगे, या अनंत उत्तर होंगे, या फिर ऐसा होगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। अभी अजीब लग रहा होगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है जब कोई उत्तर ना आता हो। एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल ये ले लो, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 6। सबसे पहले तो उत्तर होना क्या है इसको एक बार समझ लो ताकि इनको भी समझ में आए। उत्तर किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं। हल का मतलब होता है एक्स और वाई के वो मान जिनको जब आप इन समीकरण में रखोगे तो एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। हल उनको कहा जाता है जिनको आप समीकरण में अगर रखोगे तो समीकरण संतुष्ट होगी। संतुष्ट होने का मतलब है सेटिस्फाई होगी, मतलब एलएचएस बराबर आएगा आरएचएस। जैसे अब एक समीकरण लिखी हुई है एक्स प्लस वाई बराबर 3, ठीक है, इसका वो आंसर हल कहलाएगा एक्स और वाई के मान वो जोड़े जिनको रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है। जैसे एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, ये इसका हल है। क्यों? क्योंकि इनको रखने पर समीकरण एलएचएस बराबर आरएचएस हो रहा है। लेकिन एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2, अगर एक्स 2 लें वाई 2 लें तो ये इसका हल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है क्योंकि अगर हम रखते हैं 2 2 तो समीकरण संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि 4 आ जाता है, एलएचएस में 4 आएगा, आरएचएस में 3 आएगा, तो ये हल नहीं है। हल होने का मतलब है एलएचएस बराबर हो आरएचएस। आपका एलएचएस आरएचएस बराबर हो, उनको हल कहते हैं।
तो हल कौन से एक्स वाई कौन होते हैं? वो एक्स वाई जिनको रखने पर LHS बराबर हो RHS। अब बात है कि ये एक्स वाई कितने आएंगे, एक ही एक्स वाई आएगा या बहुत सारे एक्स वाई आएंगे या कोई भी नहीं आएगा। इस केस को बोलते हैं अद्वितीय हल। जब एक ही एक्स वाई आता है, मतलब एक ही जोड़ा आता है एक्स वाई का, एक तब जब जोड़े आते ही रहते हैं आते ही रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आते ही रहेंगे। 1 और 2 ये भी उत्तर है, 2 और 1 ये भी उत्तर है ना, ये भी उत्तर है। 4 और -1 ये भी उत्तर है, 4 और -1 वो भी उत्तर है। 5 और -2 वो भी उत्तर है। 6 और -3 वो भी उत्तर है। तो उत्तर आते ही रहेंगे, तो उसको कहते हैं अनंत हल। और एक बार ऐसा हो जाता है कि कोई हल नहीं है, जैसे अभी इसको देखो, इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो पता लग जाएगा ये सॉल्व नहीं हो रही है। अगर मैं घटाता हूं तो ये देखो कट गया, कट गया, इधर 0 आ गया, 0 आ गया, और इधर 5 में से 6 गया -1, 0 बराबर -1। क्या 0 बराबर -1 हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना कोई x आया ना कोई y आया, तो इसे कहते हैं कोई हल नहीं है, कोई आंसर नहीं है। इस केस में कोई उत्तर नहीं होगा। और वैसे अगर सोचो तो एक दिमाग लगाएं, तो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2x प्लस वाई का मान एक बार तो 5 आ जाए, एक बार तो बराबर में 5 लिखा हुआ है तो एक बार तो 5 आ जाए, और एक बार 6 आ जाए, है ना। सुबह सुबह तो 5 आ जाए, दोपहर तक 6 आने लग जाए। 2x प्लस वाई तो सेम है ना, 2x प्लस वाई LHS दोनों का सेम है। एक बार 5 आ जाए और एक बार 6 आ जाए, मतलब सुबह कुछ आ रहा है शाम को कुछ आ रहा है। ऐसा हो सकता है? मैंने गणित में तो ऐसा नहीं होता। गणित में तो हजारों सालों तक चीजें एक ही रहती है, कभी बदलती नहीं है। तो 2x प्लस वाई बराबर अगर 5 आ गया, मिल जाएंगे ऐसे x या xy मिल जाएंगे जिसे 5 तो आ जाए, लेकिन वो 5 भी दे दे 6 भी दे दे, ऐसा फिर नहीं हो सकता। तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब हमें यह है कि क्या बिना समीकरण को सॉल्व किए क्या हम बता सकते हैं कि समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे या अनंत हल होंगे? कौन सी परिस्थिति होगी ये बताना होगा, ये चेक करना है। बिना समीकरणों को हल किए क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्थिति है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है या फिर अद्वितीय हल है, इकलौते सॉल्यूशन है? तो समीकरण को लो, दोनों समीकरण को, पहले समीकरण के गुणांकों को बोलो a1 b1 c1, x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद c1। दूसरे समीकरणों के गुणांकों को लो, उसे a2 b2 और c2 बोलो। तो जो एक्स वाई के जो गुणांक है उनको a1 b1 c1 बोलो और एक को a2 b2 c2 बोलो। तो सबसे पहले आप इसमें से a1 और a2 का अनुपात निकालो, जो x के गुणांक है दोनों समीकरण से उनका अनुपात निकालो, तथा जो y के गुणांक है उनका अनुपात निकालो। चिन्ह सहित लेना है, प्लस हो तो लेने की जरूरत नहीं है, माइनस हो तो ध्यान रखना, माइनस जरूर लेना है ना। प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का तो बड़ा फर्क पड़ता है, तो माइनस हो तो चिन्ह सहित लेना है। तो a1 बटा a2 तथा b1 बटा b2 निकालो। जब आप निकालोगे तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो मामला यही हो जाएगा और हम बोलेंगे अद्वितीय हल है, इकलौते हल है। मतलब एक ही x का मान आएगा और एक ही y का मान आएगा, इस केस में अद्वितीय हल है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर a1 बटा a2 बराबर आ जाता है b1 बटा b2, तो फिर हमें आगे c1 बटा c2 की जरूरत पड़ेगी। c1 बटा c2 जो अचर पद है उनके गुणांकों के अनुपात की जरूरत पड़ेगी, जो आगे हमें बताएगा कि आगे क्या होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है ही, और c1 बटा c2 भी इन्हीं के बराबर आ जाता है, वो भी इन्हीं के बराबर आ जाता है। देखिए ये दोनों तो बराबर है ही, ये दोनों तो बराबर है ही। अगर ये दोनों आ जाते हैं बराबर और फिर c1 c2 पे मामला चला जाएगा, c1 c2 भी अगर इन्हीं के बराबर है तो इस केस में अनंत हल होंगे। और अगर c1 c2 इनके बराबर नहीं आता है, ये दोनों तो बराबर है परंतु c1 c2 इनके बराबर नहीं आता है, तो फिर कोई हल नहीं। तो ये होता है, सबसे पहले आपको a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालना है और उनको देखना है कि क्या वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो एक ही x का मान आएगा, एक ही y का मान आएगा, इकलौता जोड़ा आएगा आंसर का।
लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 बराबर है तो आपको c1 c2 को और चेक करना पड़ेगा कि वो किसके पक्ष में है ना। मान लो टाई अप हो गया, अब टाई अप हो गया तो c1 c2 तय करेगा कि आगे क्या स्थिति है। तो c1/c2 भी अगर उसी अनुपात में आता है जिस अनुपात में a1 a2 b1 b2 है तो फिर अनंत हल, और नहीं आता है तो फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके के सवाल होंगे। आ जाओ सवाल करते हैं जिससे बातें सारी थ्योरी जुड़ जाएगी। ये पहला सवाल है। अब इस केस को थोड़े से नाम भी होते हैं। एक थोड़ा सा और याद करें। हाँ, अद्वितीय हल होने का मतलब है, देखो ये जो रेखिक समीकरण है इनकी एक खास बात हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा ग्राफ की सहायता से पढ़े, अगर इनको थोड़ा ग्राफ ऐड करें इनमें, तो हर समीकरण एक रेखा बनाता है। हर समीकरण अपने आप में एक रेखा होता है। तो ये एक रेखा है, ये जो पहला पहला समीकरण है आपका, ये एक रेखा है। और दूसरा समीकरण भी अपने आप में एक रेखा है। ये दो रेखाएं हैं, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। पहली रेखा और दूसरी रेखा। जब आप कहते हो अद्वितीय हल है, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं एक जगह पे काटेंगी। ये दोनों रेखाएं एक जगह पे काटेगी, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, और सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगी। और वैसे भी दो रेखाएं एक ही बिंदु पे काट सकते हैं क्योंकि रेखाएं मुड़ती तो है नहीं, तो अगर काटती है तो सिर्फ एक बिंदु पर ही काटेगी। अगर आप कहते हैं कि अनंत हल है, अनंत हल होने का मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे पे अध्यारोपित हो गई है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो गई है, मतलब पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, जिसे हम कहते हैं समपाती। दोनों रेखाएं समपाती हो गई है, तो उसमें क्या, सारे के सारे आंसर आ गए। मतलब जो काटने वाले बिंदु है वो दोनों सेम हो गए। हर लाइन पे जो भी बिंदु है, ये बिंदु भी दोनों पर 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 है, तो अनंत उत्तर आ गए। और जब कहते हैं कोई हल नहीं है, इसका मतलब दो रेखाएं ऐसे है, समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब है कभी कहीं काटेगी, नहीं काटेगी मतलब कोई बिंदु नहीं बनेगा। समांतर है मतलब कोई बिंदु अलग अलग है और समांतर है, भिन्न भिन्न है और समांतर है। अलग अलग है साथ में समांतर है। अब जैसे पटरियां हैं वो कभी नहीं काटती, पटरियां कभी नहीं काटती, तो उस तरीके की स्थिति हो जाएगी। तो ये तीन स्थिति है। आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो लाइनें हैं 166। कह रहा है कि ये दो रेखाएं 2x + 3y + 11, ये पहली लाइन। ये दूसरी लाइन 6x + ky, ये दोनों रेखाएं संपाती है। संपाती है इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, मतलब अनंत हल है। संपाती है मतलब अनंत हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बताओ k का मान कितना होगा। k का मान बताइए, अनंत हल हो तो k का मान बताइए। तो क्वेश्चन ने कहा कि संपाती है, संपाती है इसका मतलब अनंत हल है, और अनंत हल है इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1, क्योंकि यही होती है अनंत हल होने की स्थिति, यही है। तो a1/a2 निकालो, ये रहा a1,
ये रहा A2, तो ये आपका आ गया 2/6। A1/A2 बराबर है B1/B2, हो गया 3, ये हो गया K, 3/K। बस K का मान निकल जाएगा, C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है ना। C1 C2 लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 11/33। ठीक है, वज्र गुणा करके K का मान निकाल लो। ये 2 ले लिए और वज्र गुणा करके K का मान निकाल लिया। वज्र गुणा करते ही हो गया 2K, 2K बराबर हो गया 18, K बराबर हो गया 18/2 यानी 9। K का मान आ गया 9। आगे समझ में ये तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 लाइनें दी हुई है, फिर से दोबारा 2 लाइनें या 2 समीकरण। ये पहला समीकरण हो गया 4x + 3y + 5, 6x - ky - 7 बराबर 0। इसका कोई हल ना हो तो बताओ K का मान कितना होगा। कोई हल ना हो तो K का मान कितना होगा। तो अनंत हल है, इसका मतलब A1 कोई हल नहीं है, इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो A1 का मान है 4, A1 4, ये 6। A1/A2 4/6, B1/B2 3/-K, माइनस का 4 के बराबर 18, के बराबर माइनस का 18/4 यानी माइनस का 9/2 यानी माइनस का 4.5। ठीक है, सही है। आ गया समझ में सबको। आगे अगला सवाल। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके एक्स वाई का मान बताना है। एक्स वाई का मान कितना होगा। एक्स वाई का मान कितना होगा।
सही बात है। इस बार क्वेश्चन के अनंत हल होंगे, तो आप हल निकालते जाइए, हल आते ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि A1/A2 ये आ गया 9/18 जो कि 1/2 है। ये है 3/6 जो कि 1/2 है। और ये है 12/24 ये भी आपका उसी अनुपात में, तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो ये कहना चाहता है कि उत्तर निकालते ही जाओ, उत्तर आते ही जाएंगे, उत्तर इसमें आते ही जाएंगे, है ना। तो इस बार उत्तर की संख्या बढ़ती जाएगी, निकालते ही जाओ। अगला सवाल, P का कौन सा मान है, इन समीकरणों में P का मान बताइए जिससे इस समीकरण का केवल एक हल हो, केवल एक ही हल आए। 2x + 3y = -5, 2x + py = 2। तो कौन सी बात सत्य है? P का क्या मान ले कि इसके इकलौता हल हो जाए, मतलब अद्वितीय हल हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे अद्वितीय हल होने की शर्त। अद्वितीय हल होने की शर्त, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए, बस यहाँ तक ही कर दो चल जाएगा। A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। तो A1/A2 हमारा हो गया 2/2 जो कि बराबर नहीं होना चाहिए P/3। वजह गुणा पर 6 बराबर नहीं होना चाहिए 2P के, तो P बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। इसका मतलब 3 नहीं होना चाहिए बस, फिर चाहे कुछ भी हो, है ना। अब इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन कह रहा है कि P3 नहीं होना चाहिए, यानी 3 को छोड़कर बाकी कोई भी हो। तो आंसर हुआ सी, ना कि ए। पी का एकमात्र, पी का मान कहाँ है? अद्वितीय की शर्त होती है A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, यानी P3 नहीं आना चाहिए। आप 3 को छोड़ दो, बाकी सब सही है। देखो एक तो होता है P=3, दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। P=3 और P=नहीं 3 के क्या अंतर है? एक तो ये करना चाहिए और एक ये नहीं करना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है? ये करना चाहिए मतलब ये जो बता रहा है यही करना है और कुछ नहीं करना। नहीं करना चाहिए इसको छोड़ के कुछ भी कर लो, फिर इसको छोड़कर कुछ भी कर लो, यही तो मतलब होता होगा ना। डू और डोंट्स का क्या मतलब होता होगा? डू का मतलब होता है जो बता रहा है ये करो, जो वो बता रहा है वो करो। और डोंट का मतलब इसे छोड़कर कुछ भी करो, इसे छोड़ दो फिर कुछ भी करो। अगला, कोई हल नहीं है तो के का मान क्या होगा?
कोई हल संभव नहीं है की शर्त होती है A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2, परंतु बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2। तो ये हो गया आपका 14 बटा 21, 14 बटा 21 बराबर होना चाहिए 8 बटा माइनस के, पर बराबर नहीं होना चाहिए 5 बटा माइनस 7 के। तो ये हो गया, पहले इनको सॉल्व कर लें। -14 के बराबर 8 गुणा 21, के बराबर 8 गुणा 21 बटा माइनस का 14। 7 पे काटूंगा तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये माइनस का 12 आ गया। तो ये कह रहा है के का मान माइनस का 12 होना चाहिए। ठीक है, चलो वो भी निकाल लेते हैं, ये वाला भी। अगर इसको सॉल्व करें, -8 के -7 माने 856 माइनस का 56 बराबर नहीं होना चाहिए माइनस का 5 के। तो के बराबर नहीं होना चाहिए 56 बटा 5, तो नहीं लेंगे हम। तो के का मान 56 बटा 5 ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे हैं माइनस का 12। माइनस का 12 तो सही है, क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 12 होना चाहिए और 56 बटा 5 नहीं होना चाहिए। तो कहाँ है 56 बटा 5? माइनस का 12 है, माइनस का 12 56 बटा 5 तो नहीं होता, तो सही है। तो आंसर हो गया डी, माइनस का 12। इसको पहले पढ़ लो, इसको समझ लो कि क्या कह रहा है। ये जो हमने दो मान निकाले, क्यों निकाले कि भाई के का मान मैंने माइनस का 12 निकाला और वहां से भी के का मान आ जाता कि -12 नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन तो कह रही है होना चाहिए, एक चाहिए नहीं होना है, तो हम कहते हैं भाई कोई आंसर विद्यमान नहीं है, क्योंकि एक साइड तो कह रही है होना चाहिए, एक साइड कह रही है नहीं होना चाहिए, तो फिर दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो इस सवाल को हल संभव नहीं है, कैंसिल, है ना। लेकिन जो आया अब तो ठीक आया, ये कह रहा है -12 होना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है 56 बटा 5 नहीं होना चाहिए, तो बात सही है। -12 अगर हम लेते हैं तो 56 बटा 5 कहाँ है? नहीं है ना, सही है, तो ठीक है, डन। के का वह मान जिससे समीकरण का कोई हल नहीं हो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2। तो ये हो गया 12 16 बटा 12 बटा 16, 16 बटा 12, 16 बटा 12 बराबर -12 बटा के, और बराबर नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा। बस आप तो यहीं से निकाल लो मान, तो ही काम हो जाएगा। तो ये आ गया 16 के
बराबर 144, के बराबर -9। ठीक है ना। नहीं, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो निकालने से उतनी बराबर नहीं आएगा। अगर आप चाहो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा खर्च करना चाहो तो बात अलग है। अगर मैं यहाँ से के का मान निकालूं तो यहाँ से के का मान जो आएगा वो नॉट इक्वल्स टू आएगा, और यहाँ -9 आ गया तो बस ये आंसर हो गया। वो फिर मायने नहीं रखता। वो तो बस मना कर रहा है कि ये मत लेना, तो वो हम वैसे ही नहीं लेंगे। तो 20x + 5y + 11 कोई समाधान नहीं है। समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है। हाँ, बहुपद इसी में आ जाएगा, बीजगणित में ही बहुपद आ जाएगा। जो द्विघात समीकरण हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी ना, वो सब उसी में आता है। और जो हम बीजगणित में करते हैं वो सारा अलजेब्रा पॉलिनोमियल ही चलता है उसमें। ये 50% वाला शायद उसमें भी आएगा। 50% वाला शायद मध्य प्रदेश में भी अब ये जो भर्तियां होगी उसमें 50% जो महिलाओं वाला आरक्षण वाला है ना, जो राजस्थान में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में भी आएगा। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में भी तो है ना, तो मध्य प्रदेश में भी ये लोग इसको लाने की तैयारी करेंगे कि कैसे लाएं। वो भी उसको लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसमें भी आ जाओ, कोई समाधान नहीं है। तो 20/50 या पहले से ही है ना मध्य प्रदेश में तो। अच्छा, कोई समाधान नहीं है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। बराबर नहीं की तो क्या जरूरत पड़ेगी। A1/A2 बराबर B1/B2, 5/-K, 20/5, 5/-K, 0 से 0, ये कट गया। 2 -2 K बराबर 25, K बराबर 25/2 यानी -12.5। हाँ, वहां तो पहले से ही है तो ठीक है फिर। और ही बढ़िया काम है, और ही शानदार हो गया। अब राजस्थान में भी हो गया। हाँ, MP में तो वैसे ही मामा थे। मामा अगर बहनों का भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे, है ना। MP में वैसे ही पिछले 10-15 सालों से मामा राज कर रहे थे, है ना। मामा बहन की नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। भाई बना चले जा रहा है ना। इसका आरक्षण, इसका आरक्षण, इसका आरक्षण, इसका आरक्षण, इसका आरक्षण, और इसका भी आरक्षण, और उसका भी आरक्षण, अतिथियों का आरक्षण।
जैसे अतिथि ने इतने साल निकाल लिए उसका आरक्षण, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण, उसमें भी पुरुष का आरक्षण, उसमें भी फिर SC ST का आरक्षण, उसमें ये आरक्षण। मतलब मध्य प्रदेश में तो भयंकर वाला कर रखा है। बेचारा फ्रेशर की तो मौत है, इतनी सारी चीजों के अंदर एक फ्रेशर तो फंस जाए, कोई हल संभव नहीं है। तो 4/10। बराबर 3/-, ये हो गया 30। 30/4, 15/2, माइनस का 7.5। तो फ्रेशर के पास नंबर बनाने के अलावा होता क्या है? हाँ ना, महिलाओं को 100% आरक्षण दे दो, पुरुष फ्री हो जाए। महिलाओं को 100% आरक्षण देने से पुरुष फ्री हो जाएंगे। कम से कम पुरुष बेचारा अपना कहीं और तो लगेगा, कुछ तो करेगा, है ना। एक तरह देखो तो ठीक है भाई, महिलाओं को 100% आरक्षण दे दो तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, पुरुष बेचारा कुछ और तो करे। हाँ, कुछ तो करे ना, अपना जो भी है काम, और कोई काम ढूंढे, फ्री तो हो। अब ज्यादा हो जाता है ना, इतना आरक्षण जब मिल जाता है तो फिर एक पुरुष की नौकरी लगने की संभावना कितनी खराब है। सोचो, फिर एक पुरुष की नौकरी लगने की संभावना कितनी कम है। 50% आरक्षण महिला का हो गया, बाकी कैटेगरीज में जो आरक्षण है वो तो अपना अलग है ही है, उसमें उनका जनरल में जो मिलना है वो मिलना ही है। फिर सोचो कि उसके लिए कितनी जगह बचती है बेचारे के लिए सिलेक्शन के लिए, और जो उतनी सी जगह में कितने लोग सिलेक्शन लेंगे, तो बाकी लोग तो फेल ही होने। ये रहा 6/15। कोई हल न हो, ये सारे के सारे कोई हल न के सवाल ही है क्या। 6/15 -5/k, 6k बराबर 5 × 15। 3 का भाग देने पर 12.5। ये सारे एक जैसे से निपटा दो इनको तो फटाफट फ्री हो जाए फिर। इस जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसे समझना मुश्किल है ना। समाज थोड़ी ऐसे देखेगा, समाज ये थोड़ी देखेगा कि इतना आरक्षण है या और है, तो वो तो उसको यही मानेगा एज कि भाई ये ही कमजोर है ना। वो तो उसी को वैसे ही समझना, वो थोड़ी ऐसे समझेगा कि भाई इतना कंपटीशन हो गया, इतना आरक्षण हो गया, ये सब कुछ हो गया। वो तो यही बस है, वो तो जो जीतेगा समाज तो उसके साथ होता है, तो जो हारेगा उसके साथ कौन है, वो तो अकेला ही है ना। और जिससे
इस तरीके का जो हिसाब है उसमें तो हारने की संभावना बहुत प्रबल है। अभी नौकरी लगना तो बहुत मुश्किल काम है इस समय तो। अगर और वो भी एक फ्रेशर आ जाए, फ्रेशर के लिए नौकरी लगना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया। कोई हल नहीं है तो 3/P बराबर 1/2, P बराबर 6। लाडली बहनों ने गड़बड़ कर दिया। कितने उत्तर आएंगे? तो देखो A1/A2 आया 1/2, B1/B2 आया 2/4, और C1C2 आया -8। इसको इधर ले आना, एक तरफ कर लो दोनों को, या तो इसको इधर ले आओ या इसको अंदर ले आओ, क्योंकि दोनों एक तरफ होनी चाहिए। तो -8/-16, या 8/16, जो भी करना चाहो। अगर काटते हैं तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/4 था यहाँ पे, 1/2, और ये भी 1/2, तीनों बराबर आए। तीनों बराबर आए मतलब अनंत हल है। इनको एक तरफ करना है, एक तरफ करना है, क्योंकि इसमें देखो -8 जो है ना वो इस तरफ आ रहा है LHS में, और 16 इधर आ रहा है। तो या तो 16 को इधर ले आओ, या फिर 8 को बाहर ले जाओ। अंदर हो तो दोनों ही अंदर हो, बाहर हो तो फिर दोनों ही बाहर हो। एक अंदर है और एक बाहर है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब के अनुपात 1/2 आ गए, तो उत्तरों की संख्या होगी अनंत। इसके अनंत हल होंगे। अगला सवाल। चलो, ये बहुपदों वाले सवाल आ गए। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दो बहुपद है। इन दो बहुपदों को अगर आप x+1 से विभाजित करते हैं तो समान शेषफल बचता है। तो बताओ a का मान कितना है? a का मान कितना है? x+1 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है।
तो इसमें x प्लस 1 है तो x का मान निकालो, शेषफल सेम आएगा, x का मान -1 आ गया। दोनों से शेषफल निकाल लो, इससे भी निकाल लो, उससे भी निकाल लो। इससे निकालें तो x का मान -1 रखने पर -4 प्लस a प्लस 3 प्लस 1, और ये 4 से 4 कट गया, शेषफल आ गया a। इस केस में a आया और इस केस में आ जाएगा -1 की पावर 4। 1 -1 प्लस 6, 6 7 7 में से 2 गए 5, दोनों शेषफल बराबर है तो a बराबर हो गया 5। ठीक है, अगला सवाल। इस समीकरण को अगर 3x प्लस 2 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा? इस समीकरण को 3x बटा 2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? तीन एक्स प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2/3, x का मान -2/3 रख दो। -8/27, 4/9, -2 -8, 27 से 27 -8, -4 -2 -8, 8 16 6 22, -22। ठीक है, अगला सवाल। इसे अगर x की क्यूब -2 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? इस टाइप का सवाल पहले किया हुआ है या रिपीट हो गया ये, या तो ये रिपीट हो गए या इस टाइप के सवाल हमने पहले किए हुए हैं। नंबर चेंज हो गए, थोड़े बहुत नंबर चेंज हो सकते हैं फिर। चलो कोई ना, आपकी याददाश्त का टेस्ट हो जाएगा। कैसे किया था हमने पहले जब आया था तब कैसे किया था, वही है, बिल्कुल वही है। नंबर हो सकता है आगे पीछे चेंज हो। अलजेब्रा में बस आज शाम को वो और एक द्विघात समीकरण और करवानी है। द्विघात समीकरण वाले जो सवाल है वो और करवाने, फिर अलजेब्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, उन्हें शुरू करेंगे फिर।
एक्स की क्यूब माइनस 2 बराबर 0, एक्स की क्यूब बराबर 2, 4, इसे लिख लेंगे एक्स की क्यूब का स्क्वायर माइनस 5, एक्स की क्यूब माइनस 3, एक्स की क्यूब की जगह 2 आ जाएगा। दो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में एक्स माइनस 3 से विभाजित करने पर 35 बचता है। दो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 3 से विभाजित करने पर 29 बचता है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? ठीक है, रिपीट लग रहे, कोई ना। वो अगर आप लोगों के निकाले हुए हैं तब तो आपको आंसर भी याद होंगे, और नहीं निकाले हुए हैं तो चलो आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ से ही। एक्स बराबर 3, शेषफल दे रहा है 35, एक्स का मान 3 रखने पर 2, 3 का स्क्वायर 3a प्लस बी बराबर 35, 3a प्लस बी 18, ये 17 आ गया, 3a प्लस बी बराबर 17। आगे है हमारा दोबारा से x माइनस 3 तो 2, शेषफल है 29, तो 2, 3 का स्क्वायर 3b प्लस a बराबर 11। दोनों समीकरण को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, ये हो गया 4a प्लस 4b बराबर 28, 17 और 11 28, 4 का भाग देने पर a प्लस बी बराबर 7। ये आंसर होगा। ठीक है, लो इसी के साथ ये पूरा करते हैं। आज एक क्लास और है अलजेब्रा की, आज इसके 200 क्वेश्चन करवा देंगे। आज एक अगले टाइप का जो और है ना वो और बचा है। ठीक है, एक टाइप के द्विघात समीकरण के और बचे हैं, उनको और करवा देंगे तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।